जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल में। नरभक्षी भाग जिस बालक को वन में लेके गया है, उस बालक के माता पिता या फिर गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस वन में उस बालक को वापस लाने के लिए नहीं जा पाए, हिम्मत ही नहीं हो पाई। लेकिन वहीं कुंवर प्रताप ना कि उस वन में निडरता के साथ प्रवेश किए, बल्कि उस बालक के शव को वापस लाकर उनके माता पिता के समक्ष रख दिया। गांव वालों को एहसास हुआ कि हमने जो किस्से सुने बहादुरी के कुंवर प्रताप, वो सत्य, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं कि उन्होंने वो बहादुरी करके नहीं दिखाई। इसी को देखते हुए माता ने कुंवर प्रताप से बोला कि मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप उस नरभक्षी बाघ से हमको मुक्त कराएं। आप इसीलिए इस जगह पे आए हमें बचाने के लिए। एक तरफ हमने देखा कि वहीं गांव के व्यक्ति ने बताया, क्योंकि अब कुंवर प्रताप का सामना केवल नरभक्षी बाघ से नहीं है, बल्कि वहां के भील समाज से भी, जिसको कि बाय मिस्टेक मैंने पिछले एपिसोड में वनवासी कह दिया था। वो हमारे खास सब्सक्राइबरों द्वारा हमें पता चला कि वो भील समाज है। और देखना यह है कि जैसा कि उनको वार्निंग मिली है कि उस वन में आप दोबारा मत आइए, और इधर कुंवर प्रताप ने वचन दे दिया है कि मैं आपको उस बाघ से मुक्त कराऊं, मैं उसको मार के दिखाऊं। ये कैसे होता है ये सब। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जयवंता बाई जी ने चक्रपाणी को बुलवाया और सारी जानकारी उनसे प्राप्त कर रही है। वो ये कह रही हैं कि मुझे इस बात पे तो पूरा भरोसा है कि अपनी प्रजा के रक्षा हेतु कुंवर प्रताप उस बाघ का सामना ही नहीं करेंगे, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। परंतु उनको भय है उनकी छोटी माता। अच्छा, इस बात को उन्होंने चक्रपाणी के सामने रिवील किया। अब वो उस बात को अहमियत देते हैं कि नहीं देते, ये तो देखा जाएगा एपिसोड में। फिलहाल देखना है कि कुंवर प्रताप कैसे उस वन में वापस प्रवेश करें। तो यही सब देखने के लिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 80। तो इसका मतलब आप हमारी रानी माँ से मिलने गए थे। आपको कैसे पता चला बाबूजीराज? क्योंकि ऐसी मिठाइयाँ हमारी रानी माँ के अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता। आपने हमें पकड़ ही लिया बाबूजीराज। हाँ, हम मिलने गए थे आपकी रानी माँ से। परंतु क्यों? क्योंकि वह जानना चाहती थी आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। इतनी ही चिंता है हमारी, तो आई क्यों नहीं हमारे साथ? वो सब तो हम नहीं जानते बाबूजीराज, पर हाँ एक बात तो है, पहले वो जैसी दिखती थी ना, आज उनकी छाया मात्र रह गई है। आपके जाने ने उनके मन को छलनी बना दिया है। ये बहुत दुखी रहती है बाबूजीराज, बहुत। महारानी सा, माए अपने बच्चों के बढ़ने की और उनके चमकने की कामना किया करती है। संभवतः आप ऐसी पहली माँ होगी जो एक लिंची से उसके साधारण बनाए रखने और उनको प्रसिद्ध ना होने की प्रार्थना करने जा रही हैं। क्यों महारानी सा, क्यों? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है गिरजाया जी। हम धीरबाई जी के षड्यंत्रों में हमारे प्रताप को लगभग खो चुके हैं। अब उन्हें सदा सदा के लिए तो नहीं खो सकते ना गिरजाया जी। प्रताप हमारा जीवन है और हमें उन्हें बचाना ही बचाना है। अब इस बात के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हमारे प्रताप कहीं भी रहे, उनकी कीर्ति धीरबाई जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें हमारे प्रताप को धीरबाई जी की भक्त दृष्टि से बचाना है। हम जानते हैं चक्रपाणी, दिन रात हमारी चिंता कर करके उन्होंने स्वयं को रुग्ण कर दिया होगा, है ना? ये आप बाघ को पकड़ने के लिए बना रहे हैं ना बाबूजीराज? चक्रपाणी, आपने ये बाघ वाली बात रानी माँ को तो नहीं बताई ना? या फिर बता दी? नहीं, हमने नहीं बताई, हम बताएंगे। सच बोलो चक्रपाणी, सच। होगा
हमने उन्हें बता दिया। परंतु क्यों चक्रपाणी? क्यों बात बताई अपनी रानी माँ को? पता है कितनी रात तक वे इस चिंता को लेकर सो नहीं पाएंगी, जानते हैं आप? नहीं बाबूजीराज, वो भाग को लेकर आपके लिए चिंतित नहीं थी, परंतु उनको आपके लिए इससे भी बड़ी संकट की चिंता खाई जा रही थी। कैसा संकट, कैसा खतरा? वो तो मैं ठीक से याद नहीं आ रहा बाबूजीराज। याद करो चक्रपाणी, याद करो, कैसा संकट, कैसा खतरा। हमें सदा से कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कोई तो बड़ा कारण है जिसके लिए रानी माँ ने हमें निर्वासित करवाया, जिसके लिए उन्होंने हमें तलहटी भेजा। चक्रपाणी याद करो चक्रपाणी, आपको याद करना होगा। क्या पता इसी से पता चल जाए कि ऐसा कौन सा कारण है जो रानी माँ को विवश कर रहा है। बताइए चक्रपाणी, याद करो चक्रपाणी। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है, संकट उनकी छोटी मासा का है। हाँ, याद आ गया। बताइए, शीघ्रता से बताइए। उन्होंने बोला था कि हम नरभक्षी बाघ को लेकर प्रताप के लिए भयभीत नहीं है, हम भयभीत है। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद मुगलों का ध्वज है। ये मुगल हमारी धरती पर क्या कर रहे हैं? बाबूजीराज, मुगल तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें कहीं भी कभी भी जाने की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। और हमने तो सुना है कि सभी राजाओं ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। किया होगा, परंतु हमारा राजपूताना इनके सामने नहीं झुकेगा। हमारे दाजीराज इन्हें चित्तौड़ के किले में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। देख लेना आप। नहीं करना हमें उस क्रूर और उस हत्यारे बैरम खान का स्वागत। क्यों करें हम उसका स्वागत रावत जी, बोलिए। इसलिए राणा जी, क्योंकि इस समय बैरम खान का पद और मान एक राजा से कम नहीं है, क्योंकि वो जलालुद्दीन मोहम्मद के बहुत निकट है। और ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन के नाम से सारा साम्राज्य चलाने वाली शक्ति का मूल केंद्र बिंदु भी ये बैरम खान ही है। रावत जी, कौन किसके निकट है और कौन किसकी शक्ति का मूल बिंदु है, ये जानने की ना तो हमें रुचि है और ना ही इससे हम पर कोई प्रभाव पड़ता है। हम तो बस एक बात जानते हैं रावत जी, बैरम खान कहीं का भी राजा नहीं है, इसलिए हम उसका स्वागत करके क्यों उसका सम्मान बढ़ाएं? राणा जी, इस समय राजनीति कहती है कि हमें मुगलों से कटुता मोल नहीं लेनी चाहिए। यदि इस अवसर पर उन्हें हमारा व्यवहार अपमानजनक लग गया तो हम लोग व्यर्थ ही उनके लिए अप्रिय हो जाएंगे। महान योद्धा राणा सांगा और वीरांगना माता कर्णावती के पुत्र वीर प्रताप के पिता राणा उदय सिंह को डराना चाहते हैं आप? अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने अफगानियों को कैसे हरा के भगाया था, तो फिर हम क्यों आए किसी के अवांछित दबाव में रावत जी, बताइए। क्योंकि राणा जी, ये मुगल उन अफगानों से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक शत्रु है। और आप तो स्वयं भली भांति जानते हैं कि जलालुद्दीन ने उस हेमू के साथ क्या किया, रौंद कर रख दिया था उसे। राणा जी, आप तो राजनीति के साथ साथ कूटनीति के भी इतने बड़े ज्ञाता हैं, फिर इस क्षणिक उत्तेजना में भारत के वर्तमान शक्ति संतुलन और राजनैतिक समीकरणों को आप कैसे भुला सकते हैं? याद कीजिए राणा जी, यह आपकी ही कूटनीतिक चतुराई थी जो विपरीत परिस्थितियां देख आपने ही स्वयं मेवाड़ हित में मेवाड़ के इस किले की चाबी स्वयं शेरशाह सूरी को दी थी। उस समय भी पर्याप्त परिस्थितियां थीं उत्तेजना में आने के लिए राणा जी, लेकिन नहीं, आपने उत्तेजना से काम नहीं लिया, बल्कि आपने उस समय कूटनीति से काम लिया। और भविष्य में पूरी तैयारी के साथ 4 पग आगे बढ़ाने के लिए उस समय 2 पग पीछे लेना आपने उचित समझा।
हमें लगता है कि मेवाड़ के राणा हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं आए। बेवकूफी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर भी देखते हैं। बैरम खान को अपने महल में प्रवेश देना अपने मन और आत्मा पर बोझ रखकर औपचारिकता निभाने वाली बात है। फिर भी अगर आपको लगता है रावत जी ये मेवाड़ के हित में है, हम आपका सुझाव मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये स्वीकृति हम इसी भरोसे पर देंगे कि ये बैरम खान की मेवाड़ में एक मैत्री यात्रा है। इससे अधिक लचीलापन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे रावत जी। जी, इससे अधिक के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे भी नहीं। और जहां तक बैरम खान का स्वागत करने का प्रश्न है तो हम हैं ना, हम जाएंगे स्वयं मुख्य द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए। जी, हम तो मात्र इतना चाहते हैं कि इस समय जब मेवाड़ का सारा राजमहल, मेवाड़ की सारी प्रजा फौजीराज प्रताप के निर्वासन को लेकर जब इतनी दुखी है, स्तब्ध है, ऐसे अवसर पर मेवाड़ के मुख्य द्वार पर आए हुए अतिथि को हमारी आंखों में मुगलों के लिए घृणा ना दिखे। बाबूजीराज, ये रावत जी इन मुगलों के साथ इतना आदर से क्यों मिल रहे हैं? हमें ये मुगल बादशाह तो नहीं लगते। पता नहीं चक्रपाणी, परंतु इसका पता हम अवश्य करके रहेंगे। हे एकलिन जी, ये तो इस मुगल को आदर से किले के अंदर ले जा रहे हैं। रुकिए बाबूजीराज, आप अंदर नहीं जा सकते। बाबूजीराज मत भूलिए कि आप मैच से निर्वाचित किए जा चुके हैं। मुझे लगा नहीं था कि बैरम खान को इतनी जल्दी मेवाड़ में दिखाया जाए, और दिखा ही दिया गया है तो कुंवर प्रताप का विश्वास था कि वो मेवाड़ किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन रावत जी ने सूझबूझ दिखाते हुए ये कहा उदय सिंह जी से कि एक बार आप याद करिए कि आपने शम्स खान के साथ भी ऐसे ही किया। थोड़ा सा समय लेके, थोड़ा सा पीछे हट के, उसके बाद हम लोगों ने उन पर अटैक किया। तो ये उसी कूटनीति का समय है, जोश दिखाने का समय नहीं। और राणा उदय सिंह जी ने भी रावत जी के सुझाव को माना, लेकिन उन्होंने कहा मैं उतना ही लचीलापन दिखा पाऊंगा, ये मान के कि ये मैत्री यात्रा है इनकी, उससे अधिक मुझसे उम्मीद मत करिए। अच्छा, रानी जयवंता बाई जी का जो कैरेक्टर अब दिखाया जा रहा है, जो हमने शुरुआत में देखा था कि वो हर तरीके के निर्णय लेने में सक्षम थी, कठोर निर्णय। और यहां पर आप देखिए कि रानी सज्जाबाई का कैरेक्टर बिल्कुल बदल गया था। उनके अंदर जो हिम्मत आ गई, जो राणा उदय सिंह जी की आंखों में आंखें डालकर देख तक नहीं सकती थी, उन्होंने ना कि केवल देखा, ऊपर से बात भी की कि मैं राज्य छोड़कर जा रही हूं। उन्होंने जो उनके निर्णय देखे आसपास, यहाँ पर रानी जयवंता बाई जी का भी कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जैसे पहले था वैसा नहीं है। अपने पुत्र को लेके उनके अंदर इतनी करुणा है, या उनको खोने का इतना डर बैठ गया है कि वो ऐसे निर्णय ले रही हैं। जो चक्रपाणी वाला सीन दिखाया गया कि चक्रपाणी उनको बताने ही वाले थे कि जो डर है वो छोटी माता का है। कन्वर्सेशन वहीं रुक गई। अब ये जानकारी इनको कब प्राप्त होगी ये तो पता नहीं। रानी जयवंता बाई जी अब कैसे कैसे निर्णय लेंगे इसके बाद, ये भी देखना होगा। बहुत ही
रोचक एपिसोड आने वाले हैं आने वाले समय में। तो फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ। राधे राधे।